हेलो एवरीवन, माय नेम इज जय सोनी। वेलकम टू शिक्षात्रा। आज हम देखेंगे सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री देखने वाले हैं। 9 चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं। बेसिक यदि क्लियर होगा तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब जब आप नीचे से ऊपर देख रहे होते हो, किसी के टॉप को देख रहे होते हो, तब एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब क्या होता है? जब आप ऊपर से नीचे देख रहे होते हो, किसी के फुट को देखोगे तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, और जहाँ पे आप देख रहे हो वो एक लाइन, जहाँ पे आप देखोगे ना वहाँ से एक लाइन सीधी जा रही होगी। जैसे आप ऊपर देख रहे हो तो आप जिसको देख रहे हो वहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दो। ठीक है, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन जहाँ पे आप खड़े हुए हो, जहाँ से आप देख रहे हो, जहाँ पे आपकी आँख है, उसके एक हॉरिजॉन्टल एक लाइन ड्रॉ कर दी। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, ये वाला एंगल, इसे एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे। लेकिन हमने तो ऐसे एंगल में तो हम बता ही नहीं सकते। तो हम पता है हमें, जब भी हम दो लाइन पैरेलल ड्रॉ करते हैं और एक लाइन इनको दोनों लाइन को इंटरसेक्ट कर रही होती है, तो ये अल्टरनेटिव एंगल होते हैं। तो यदि ये एंगल x है तो ये भी कितना होगा? x होगा। तो तब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। अब एक और चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। यदि ये चीज़ें नहीं पता तो आपका आंसर सही नहीं आएगा। देखो, यदि यदि कोई पॉइंट यहाँ पे है और इसका जो एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन, वो कितना बन रहा है? जैसे मैंने बता दिया कि जब हम बैक कहाँ पे, ग्राउंड लेवल से कहाँ देखते हैं? टॉप पे देखते हैं बिल्डिंग के, तो दो एंगल बन रहे होते हैं। तो दोनों एंगल हमें दिया है 30 और 60। तो आपको बताना है 30, और तब आपको बताना है इसकी हाइट कितनी होगी। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस दी हुई है आपको, जो भी दिया होगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखना 60 एंगल जो है वो यहाँ पे बन रहा होगा और 30 कहाँ पे बनेगा? यहाँ पे। याद रखना, जैसे जैसे हम इस बिल्डिंग से या फिर इस टावर से दूर जो जाते जाते हैं, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कम होते जाता है। ये याद रखना आप। कैसे? ये तो 90 है, ये तो फिक्स है, आपको पता है, ये तो फिक्स हो गया ना 90। अब यदि ये 60 है तो ये कितना होगा? 30 होगा। अब आपने क्या किया? एंगल थोड़ा बड़ा कर दिया। देखो, ये साइड बड़ी होगी या नहीं हुई, तो ये एंगल भी बढ़ेगा या नहीं। तो ये 60 हो गया, तो इसके कारण यदि ये 60 हो गया तो अब ये कितना होगा? 30 ही होगा। सीधी सी बात है। तो आप याद रखना, ऐसे क्लू करके याद रख सकते हो, जैसे भी आप लिंक करके याद रखना चाहो रख सकते हो। बाकी जो पास में बनेगा एंगल वो कितना होगा? बड़ा होगा। जो दूर बनेगा वो छोटा होगा। ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हो। ये फिक्स एंगल है। यदि भूल जाते हो तो फिर ये वाली ट्रिक से याद रख सकते हो। यदि हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं और यदि ये एंगल बनाया हमने, ठीक है, यदि इसे नाम दे दो कोई भी, इसे 30 दे दिया तो ये 60 होगा। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, तो अब देखो सीधी सी बात है, ये एंगल बढ़ गया आपका। 30 था तो अब कुछ बढ़ गया। तो यदि ये 60 हो गया तो अब ये कितना होगा? 30 होगा। क्यों? क्योंकि 90, 60 और 30 टोटल 180 होते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब आपको पॉज करना है वीडियो को और खुद से करने की कोशिश करनी है। खुद से करोगे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, अब एग्जाम में यदि कोई क्वेश्चन आ जाता है, सबसे पहले कॉन्सेप्ट आपको कैसे रखना है कि यदि एग्जाम हॉल में बैठे हो आप, ठीक है, आपका पेपर कर रहे हो, और यदि ये क्वेश्चन आ जाता है आपको, तो यदि क्वेश्चन 100% श्योरिटी आपकी कि ये बन ही जाएगा क्वेश्चन, तभी इसे करें, नहीं तो इसे बाद के लिए छोड़ें। 100% जिसमें लग रहा है कि ये क्वेश्चन बन जाएगा, जैसे एपी का क्वेश्चन आ गया, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। एपी का लग रहा है आपको कि ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सोचना पड़ेगा तब बनेगा, तो आप इसे बाद में करें। ठीक है, अब कोई क्वेश्चन आ गया, किसी का भी क्वेश्चन आ सकता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आ गया, तो वो इजी लग रहा है तो उससे सॉल्व कर लो। तो 100% श्योरिटी वाले क्वेश्चन पहले करोगे। अब ऐसा नहीं कि पहले कर दोगे तो उसके नंबर आपको कम मिल जाएंगे या 2 मार्क्स के हिसाब से नंबर मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। जैसे क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि ये क्वेश्चन आपको 4 नंबर का है तो आप पहले करो, चाहे बीच में करो, चाहे बाद में, इसके नंबर आपको 4 ही मिल रहे होंगे। ये चीज़ याद रखना। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है। सबसे पहले जब भी हम लैंग्वेज वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपका रोड मैप क्या होना चाहिए, आपको कैसा सोचना है, आपकी मेंटलिटी क्या होनी चाहिए। जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करो तो आपको 2 बार, एक बार क्वेश्चन को पढ़ना है, एक बार में समझ में आ जाता है तो ठीक है। यदि एक बार में समझ में नहीं आता तो एक बार फिर से पढ़ना है। यदि अच्छे से समझ में आ गया तो बस जो जो बोला गया है वो ड्रॉ करते चलो। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो सीधे देखते हैं, ड्रॉ करते हैं। और पहले से ही ड्रॉ हुआ है, हमें दिया है, देखो, इन द फिगर ए बी इज अ 6 मीटर हाई। जो ए बी है, ए से लेके बी तक है, वो कितना? 6 मीटर हाई है। और पोल, हाई पोल है। सी डी इज अ लेडर। सी डी क्या है? लेडर है, इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, जो कि 60 डिग्री पर इंक्लाइंड है। ठीक है, अब देखो और क्या बोला है? टू द हॉरिजॉन्टल एंड रीच अप टू अ पॉइंट डी ऑफ पोल। जो पोल के कहाँ पे रीच करता है, कहाँ पहुंच रहा है? डी तक ही पहुंच पा रहा है। अब देखो, एक वॉल है,
वॉल पे आप लैडर लगाते हो तो फिक्स में तो लग नहीं जाती, थोड़ा सा फैला के लगाते हो तो वो दीवार पे कुछ दूरी पे लगती है, ठीक है, टॉप से। तो वही है कि डी तक आ रही है वो, जब हम एंगल 60 से बनाते हुए दीवार पे लगाते हैं लैडर को तो वो कितने डी पॉइंट पे टच कर रही है वॉल को, ठीक है। अब देखो पोल दिया है तो पोल को इफ ए डी इक्वल टू 2.54 मीटर, ए डी कितना है ये दिया, यहां से यहां तक 2.54 मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ लैडर, यूज √3 1.73। अब देखो 99% चांसेस है कि आपको क्वेश्चन में फिगर नहीं देगा, ठीक है, 1% चांस है कि दे देगा, जैसे इसमें आ गया तो इसमें ऐसा नहीं होगा कि हर उसमें देगा आपको कि सीधे आपको फिगर दे दिया और बस सॉल्व करो, नहीं। यदि सिर्फ इसमें क्या है, सिर्फ फिगर ही तो बनाना है। यदि आपने चैप्टर 9 में फिगर बना लिया तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कितने से ही डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए आपसे बन जाएगा, ठीक है। तो देखो अब हमें क्वेश्चन लिखना है, सबसे पहले तो फिगर दिया है ना, इन द फिगर, तो फिगर दिया होगा यदि फिगर की बात हो रही है तो। अब देखो सॉल्व करना है, हमें निकालना क्या है, सबसे पहले फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर, हमें इसकी लेंथ निकालनी है, हमें डीसी निकालना है, कितनी होगी लैडर की लेंथ यही होगी। अब हमें क्या क्या पता है ये, अब यदि हम राइट एंगल ट्रायंगल देखें, राइट एंगल ट्रायंगल किसमें, सबसे पहले सॉल्व लिखोगे, क्या क्या गिवन है लिखोगे कि ए बी गिवन, ए बी इज अ 6 मीटर हाई पोल, ऐसे लिख दोगे। ये चीजें कहां से लिखनी, क्वेश्चन में दी रहेगी आपको, यदि नहीं दी है तो लेट करके लिखोगे। यदि फिगर बना रहे हो आप तो ए बी आप खुद दे रहे हो ना, तो लेट करके लिखोगे, लेट ए बी इज अ 6 मीटर हाई पोल। यदि फिगर नहीं दिया होता तो हम ऐसे लिखते लेट ए बी इज अ 6 मीटर हाई पोल, ठीक है। इस तरीके से जो जो गिवन है सारी चीजें लिख दी। अब हमें क्या निकालना है, हमें डीसी निकालना है, हमें डीसी इक्वल टू क्या होगा ये निकालना है। कैसे निकाल सकते हैं, जब भी हमें राइट एंगल ट्रायंगल की बात होती है तो राइट एंगल ट्रायंगल से हम निकालते हैं, इन राइट एंगल ट्रायंगल डी बी सी, हमेशा याद रखना एंगल कहाँ पे आता है, बीच में, लेकिन ट्रायंगल की बात हो रही है तो ट्रायंगल भी है कौन सा, राइट एंगल, तो बी को हमने बीच में रख दिया। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ये, हमें क्या क्या पता है, हमें क्या डी बी पता है, हमें डी बी पता है, बिल्कुल पता है। यदि हमें टोटल 6 मीटर है तो यहाँ से यहाँ तक 2.54 है, तो 6 में से यदि हम 2.54 ये माइनस कर देते हैं तो डी से लेके बी तक की डिस्टेंस निकल जाएगी, निकाल लो कितनी आएगी, तो ये आ जाएगी 6, ठीक है। फिर कितना बचेगा, यहाँ पे 9 बचा, 9 में से 5 जाएगा 4 बचेगा, फिर 4 में से 2 जाएगा, 4 में से 2 जाएगा 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा, ठीक है। ऐड करके देख लो यदि कंफ्यूज होते हो तो, क्योंकि यहां मिस्टेक कर दी तो पूरा आंसर ही गलत आएगा, ठीक है। 6 और 4 10, फिर 5 और 4 9 और 1 0, फिर 3 और 2 5 और 1 6, ठीक है। तो ये सही है, 3.46 आ गया। अब dB आ गया आपके पास, आपको क्या निकालना है, आपको DC निकालना है, ठीक है। तो हमें पता है जब भी हम किसकी बात कर रहे होते हैं, H की, ये H होता है, ये P होता है और ये B होता है, हम उसी प्रकार से tan cos और sin लगाएंगे जिसमें हमें ये दोनों चीज दी हो। हमें देखो निकालना क्या है, उसको भी साथ लेके चलेंगे और जो गिवन है वो भी साथ लेके चलेंगे। हमें क्या गिवन है, हमें परपेंडिकुलर पता है, तो P और H के कॉम्बिनेशन पे क्या पता होता है हमें, sin थीटा, तो P अपॉन H कितना होता है, sin थीटा होता है। वी नो दैट sin थीटा इक्वल टू P/H, sin थीटा को यहाँ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो sin 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एंगल दिया है ना 60, तो sin 60 इक्वल टू P/H, P की वैल्यू कितनी है 3.46 है, ठीक है, और 3.46 है, और इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू हमें दी है 3.46, और H की वैल्यू तो हमें निकालनी है, तो H का H लिख देते हैं हम, तो H लिख दिया हमने। हमें निकालना क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर, लैडर की लेंथ निकालनी है, तो ये वाली DC बताना है हमें, ठीक है। और BC भी बता सकते हो यदि पूछा जाए तो। आप BC कैसे बताओगे, P ले लो और B ले लो, दोनों को बेस ले लो, तब भी निकल जाएगा। P और B किस में आता है, tan थीटा में, तो वहाँ tan थीटा लगाओगे। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। sin 60 कितना होता है, sin 60 होता है √3/2, और 3.46 का 3.46 अपॉन में H का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता तो H की वैल्यू निकालनी, तो H यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, तो 3.46 मल्टीप्लाई 2 अपॉन में √3। तो एक काम करते हैं, √3 ना, √3 से ऊपर जब भी √3 अपॉन में आ जाता है तो एक काम करो कि उसको रेशनलाइज कर दो, जब भी अपॉन में आता है तो। ऐसा नहीं कि √3 की वैल्यू रखनी 1.732, कोई मतलब नहीं है वैल्यू रखने से, आंसर आपको उसमें भी आ रहा होगा पूरा, ठीक है। तो रख देते हैं हम वैल्यू। अब देखो यदि हम सीधे इस पर वैल्यू रखें तो कितना आ जाएगा आंसर,
√3 का सबसे पहले तो रैशनलाइज कर दो, रैशनलाइज करेंगे तो √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड। देखो कोई चीज़ हमने कोई अलग से की क्या, कोई वैल्यू चेंज की नहीं, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, कुछ भी नहीं किया हमने। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि ये √3 से √3 को मल्टीप्लाई करें ना तो 3 आ जाए। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 का, तो क्या ये कैंसिल होगा 3 से, नहीं होगा, ये कैंसिल नहीं होगा, तो इससे तो वैसे ही लिख देता है 6 × 2 12 और 4 × 2 = 8, 8 और 1 9, ठीक है, और 2 × 3 = 6, तो ये आ गया 6.96 और √3 का मल्टीप्लाई है अपॉन में 3, तो इतना भी लिख दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसमें भी आपको फुल नंबर मिल जाएंगे 6.92 √3/3, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब एक और चीज़ लिखना है, हाइट आपको हाइपोटेनस मिला है, हाइपोटेनस मतलब डीसी की वैल्यू मिली है आपको, डीसी यही तो लैडर है, ठीक है। रीचेस अप टू अ पॉइंट डी पोल इफ एडी इक्वल टू 2.54 मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर, लैडर तो यही है, डीसी है, ठीक है। हमें दिया भी होगा, देखो यहाँ कहीं सी डी इज द लैडर, ठीक है, सी डी लैडर है, इसी की तो वैल्यू निकालनी थी तो निकल गई। तो डीसी हमें पहले वैल्यू किस में दी थी, मीटर में, तो ये भी मीटर में आएगा, ये भी याद रखना है, 6.92 √3/3 मीटर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि टाइम है तो वैल्यू भी रख सकते हो 1.732 और फिर रख के और सॉल्व करके मल्टीप्लाई करके तो भी आंसर आ जाएगा आपका। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा डाउट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि समझ में नहीं आया तो एक बार और फिर से देखो। लेकिन हमें एक चीज़ दी है यहाँ पे, यूज़ √3 = 1.73 दिया है, तो 1.73 को यूज़ करना ही पड़ेगा हमें, तभी हमें लिखना है। तो देखो DC = कितना है, 6.92 है, तो हमें यहाँ पे रखना पड़ेगा कितना, 1.73 और अपॉन में 3 है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू निकाल देते हैं, क्योंकि ये भी तो अप्रॉक्स वैल्यू ही है ना, क्योंकि 1.73 तो ये आगे तक जाता है, तो 3 से ये कैंसिल कर दो, 3 से 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा ये। तो जब भी अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू निकालनी हो ना तो ऐसे कर सकते हैं हम। देखो 6.92 है, 6.92 को 7 लेके चलो आप, ठीक है, बिल्कुल करीब है, 7 लेके चलो, अप्रॉक्सीमेट लाने के लिए बता रहा हूँ, 92 मतलब बहुत कम डिफरेंस है, मल्टीप्लाई 1.73 अपॉन में कितना है 3 है, सॉल्व कर लेते हैं। तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना जाएगा 1 2 7 7 जा 49, 49 2 51 और 7 7 और 7 2 1 7 और 5 12, ठीक है, इतना आ गया। अब देखो 49 था, हाँ इतने आ जाएगा, अपॉन में कितना 3 है, ये पॉइंट कब लगेगा, 2 नंबर के बाद ये लग गया। अब 3 से डिवाइड कर दो तो 3 से 4 टाइम डिवाइड हो गया, तो 4.11 आ गया ना, अप्रॉक्सीमेट क्या लिख सकते हो 4 मीटर, यही आपका तो आंसर हो जाएगा, बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो यदि वैल्यू बोली है ना हमें रखने के लिए तो रखना ही पड़ेगा, ये याद रखना है आपको। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The top of two towers of height x and y standing on a level ground subtended angle of 30 degree and 60 respectively at the center of the line joining their feet, then find x ratio y। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, यदि क्वेश्चन अच्छे से समझ में नहीं आया तो आप सॉल्व भी नहीं कर सकते, सबसे पहले क्वेश्चन अच्छे से देखो, उसके बाद हम आगे की प्रोसेस देखेंगे, ठीक है। तो देखो हमें क्या दिया, सबसे पहले हमें दिया है द टॉप ऑफ टू टावर्स ऑफ हाइट एक्स एंड वाई, मतलब दो टावर हैं जिनकी हाइट अलग अलग है, तो दो टावर बना देते हैं हम, स्टैंडिंग ऑन लेवल ग्राउंड, लेवल ग्राउंड पे स्टैंड है, सबटेंडेड एंगल ऑफ 30 एंड 60 रिस्पेक्टिवली एट द सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग देयर फीट, ठीक है। तो देखो एक हमने क्या बना लिया, एक ग्राउंड बना लिया, ओके, एक ग्राउंड बनाया। अब हमें बोला है कि टू टावर है, दो टावर है, तो एक टावर ये बना दिया हमने, ठीक है, एक टावर ये बना दिया और एक और टावर बना दिया, दोनों की हाइट अलग अलग है तो अलग अलग लेके चलना है, ठीक है, ये बना दिया हमने परपेंडिकुलर। अब बीच में एक मिडिल में एक पॉइंट है, ठीक है, मिडिल में एक पॉइंट है तो मिडिल वाला पॉइंट बना लेते हैं। तो यदि मिडिल में कोई पॉइंट है ना तो हम क्या करेंगे, इसको मिडिल से मिला देते हैं, जस्ट मिडिल पॉइंट से, तो यहाँ कहीं होगा, ठीक है, ये मिला दिया, अब इसको भी मिला दो जस्ट मिडिल पॉइंट से, ये मिला दिया हमने। अब देखो अब हमें क्या बोला है, हमें बोला है कि हमें बताना है x और y का रेशो, तो ये x मान लो और ये y मान लो, ठीक है। अब हमें क्या बोला है, लेवल ग्राउंड सबटेंडेड एंगल ऑफ 30 एंड 60 रिस्पेक्टिव, मतलब x से कितना बना रहा है 30 डिग्री,
तो ये x पे 30 बना रहा है, दिया है वहां पे, किसी को भी कुछ भी नहीं लेना है हमें, ये 30 दिया है तो 30 ही लेंगे, नहीं तो आंसर ही गलत आ जाएगा आपका। और यहाँ रिस्पेक्टिवली y से कितना बना रहा होगा, 60 बना रहा होगा। पहले x लिखा था तो x वाले को ले लिए, फिर y लिखा था तो y वाले को ले लिए। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब सारी चीजें क्लियर है आपकी, बस आंसर निकालना है। अब कैसे निकालें आंसर, हमें तो दो चीजें पता होनी चाहिए, तीन चीजें, कि एक एंगल पता हो, एक साइड पता हो, और हमें निकालना क्या है, एक्स वाई और का रेशो। तो इनसे रिलेट करके कुछ पता हो तो आसान होगा निकालना। तो एक चीज पता है ना हमें कि ये जो पॉइंट है वो सेंटर में है, इसका मतलब इसको नाम दे देते हैं हम। यदि ए इसे दे दिया ए बी, और ये हो गया सी डी टावर, और बीच के पॉइंट को दे देते हैं ई। ठीक है, तो यहां से यहां तक और यहां से यहां तक सेम डिस्टेंस होगी। तो एक काम करते हैं, यदि यहां से टोटल डिस्टेंस इसकी कितनी है, ऐसा मान के चलते हैं कि ये जेड है, टोटल डिस्टेंस कितनी है, जेड है यहाँ से यहाँ तक, तो ये कितनी होगी, ये भी जेड बाई 2 होगी और ये भी जेड बाई 2 होगी। कुछ भी मान सकते हैं, यदि आप इससे जेड मान रहे हो तो ये भी जेड होगा और ये टोटल 2 जेड हो जाएगा। जैसे मानना चाहो मान सकते हो, आंसर दोनों में सेम ही आएगा। ठीक है, अब देखो सॉल्व लिखना कैसे, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज सबसे पहले लिखेंगे। अब देखो कुछ भी दिया नहीं था हमें यहाँ पे, तो हम ऐसा करते हैं, लेट ए बी एंड सी डी, let AB and CD are two towers of height x and y, ये भी लिख सकते हो, height x and y। ठीक है, और क्या गिवन है हमें तो लिख देना। फिर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिख सकते हो, सीधे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, बी इक्वल टू जेड बाई 2। ठीक है, क्योंकि मिड पॉइंट है तो लेट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लेट बी इक्वल टू जेड बाई 2 एंड ई इक्वल टू जेड बाई 2 बिकॉज मिड पॉइंट। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम तो नहीं बोलेंगे, सीधे क्या बोल सकते हैं, मिड पॉइंट। ओके, तो अब सीधे सॉल्व करते हैं। अब हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल से। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, एक्स की वैल्यू, यहाँ किसकी वैल्यू चाहिए, वाई की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। जब भी हम परपेंडिकुलर और बेस की बात कर रहे होते हैं तो किसकी चीजें हम किस पे बात करते हैं, टेन साइन कॉस। जब भी हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं और हमें परपेंडिकुलर बेस पता होता है तो हम टेन थीटा की बात करते हैं। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ए ट्रायंगल ए बी ई में राइट एंगल ट्रायंगल, तो क्या होगा यहाँ पे, आप बोल सकते हो कि टेन थीटा इक्वल टू होगा ए बी अपॉन में बी। ये पूरा पूरा लिखना है आपको, ए बी अपॉन में बी। टेन थीटा मतलब टेन 30 डिग्री इक्वल टू ए बी कितना है बताओ, एक्स है, बी कितना है, जेड बाय 2 है। ठीक है, तो ये लिख दिया हमने। टेन 30 मतलब टेन 30 मतलब होता है 1/√3। ओके, और 2 ऊपर चल जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 2x बाय जेड। अब सॉल्व कर लेता है तो जेड को यहाँ पहुंचा दो, 2 को यहाँ, तो जेड अपॉन में 2√3 इक्वल टू एक्स। ये एक्स की वैल्यू निकल गई। अब हमें एक्स रेशो वाई ही तो निकालना है, इससे इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। यदि ऐसे में कंफ्यूजन है जेड बाई 2 लेने में तो सीधे जेड ले लो, यहाँ पे जेड ले लो, यहाँ पे जेड ले लो। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 2 जेड हो जाएगा। याद रखना, इससे भी करके देखना, आपका आंसर वहीं आएगा जिससे मैं निकाल रहा हूँ। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या करते हैं, इन ट्रायंगल सी डी ई ले लेते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें भी हम बोल सकते हैं टेन थीटा इक्वल टू, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर बेस पता है। क्या पता है, देखो यदि यहाँ जेड बाई 2 लिया है तो यहाँ भी जेड बाई 2 ही लेके चलना पड़ेगा। आपको क्या लेना है, आपको ना जेड लेके चलना, आपका आंसर आता है या नहीं बताना। ठीक है, सेम आंसर आता है या नहीं। तो ये कितना होगा, वाई बाय जेड बाई 2। आपको कैसे लिखना है, पूरा पूरा लिखोगे, सी डी अपॉन डी, फिर लिखोगे ये वैल्यू, फिर टेन 60 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2y अपॉन में जेड। टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें तो y की वैल्यू चाहिए, तो z का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो और 2 का मल्टीप्लाई अपॉन में हो जाएगा। ओके, तो ये y की वैल्यू आ गई। हमें क्या निकालना है, हमें x रेसो y निकालना है। तो x रेसो y मतलब z बाय 2√3 रेसो z√3/2। ठीक है, तो अब देखो सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें पता है ये दोनों अपॉन में आएंगे तो z से z कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और √3 का मल्टीप्लाई 3 में कर दो। यदि ऐसे समझ में नहीं आता तो ऐसे तो लिख सकते हैं ना, x अपॉन बाय, तो ये क्या होगा, z बाय 2√3 अपॉन टोटल के अपॉन में क्या है, z√3/2। इस वाले से इस वाले का मल्टीप्लाई होता है, बीच वाली टर्म का बीच वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो हम इसे पलट के भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो यदि हम को थोड़ा z है ये, ओके, ये 2√3 है, कंफ्यूजन नहीं होना, ये 2√3 है और ये z है। तो ये z से ये z कैंसिल हो गया, √3 बचा हुआ है, अभी √3 का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा और ये 2 है ना, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर हो गया, तो x अपॉन में y, 2 ऊपर चला गया
अपॉन 2 का मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगा क्योंकि जेड कैंसिल हो गया, 2√3 इंटू √3, ये जेड कैंसिल हो गया तो 2, ये 2 से ये 2 भी कैंसिल कर सकते थे आप, √3 मल्टीप्लाई √3 कितना आ जाता है, 3 आ जाता है, 2 से ये 2 भी कैंसिल कर दो तो x रेसो y कितना आ गया, ऊपर कितना है 1 है, नीचे कितना 3 है तो 1/3, यही आपका राइट आंसर होगा। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, नहीं हुआ है तो एक बार और देखोगे वीडियो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The angles of depression of two ships from the top of a lighthouse and on the same side of it are found to be 45 degree and 30 degree if the ships are 200 meter apart. Find the height of the lighthouse. हमें क्या दिया है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स, दो शिप्स का एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब नीचे की तरफ की बात हो रही है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस, लाइट हाउस के टॉप से देख रहे हैं हम, एंड ऑन द सेम साइड ऑफ इट आर फाउंड टू बी 45 एंड 30 डिग्री। ठीक है, तो इसको सेव बना लेते हैं, 1 सेकेंड। ये जो है दो लाइट हाउस है, हमें क्या कह रहा है, लाइट हाउस एक ही है, सिप्स 2 हैं और एक ही साइड में है सिप, तो एक ही साइड में बनाएंगे हम। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, डिप्रेशन कब बनता है, जब हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसी ड्रॉ कर दें। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ऐसी ड्रॉ कर दी, अब एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाना है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसा बनता है, ऐसा, तो ये कहाँ से बनेगा, यहाँ पे एक एक जो सिप है वो यहाँ पे है, 2 सिप, और एक सिप कहाँ पे और थोड़ा आगे है, एक इस तरफ है, तो दो सिप ये बना दी हमने। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, नीचे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, फिक्स वाली लाइन, ये सी हो गया हमारा या ओशन हो गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा और आगे बढ़ा लो, ये ओके। अब एंगल बना देते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन पता होगा आपको, ये अलग डिप्रेशन होगा इसका और इसका अलग बन रहा होगा। ठीक है, तो जो एंगल ये बड़े वाले के साथ बनेगा, बड़े वाले के जो साथ बनेगा वहीं इस वाले के साथ बन रहा होगा, और ये छोटे वाले के साथ जो बनेगा तो इस वाले ट्रायंगल में देखेंगे तो ये वाला एंगल भी वहीं बन रहा होगा। ठीक है, तो ऊपर भी लिखना है एंगल, जब भी डिप्रेशन की बात हो तो ऊपर भी एंगल रिप्रेजेंट करोगे, नीचे भी करोगे। ठीक है, तो ये बड़े वाले एंगल की, ये वाले एंगल की बात करें हम, मैंने क्या बताया था, जब भी पास में होते हैं तो एंगल बड़ा बनता है, दूर जाते जाते हैं छोटा एंगल होता जाता है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ हमें क्या बोला है, आर फाउंड टू बी 45 एंड 30 डिग्री। ठीक है, ऑन द सेम साइड ऑफ इट आर फाउंड टू बी 45 एंड 30 डिग्री, मतलब ये कितना होगा, ये होगा 45 और ये कितना होगा 30 डिग्री होगा। ओके, क्लियर हुआ, अब सारी चीजें क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व कर देंगे, सीधे सॉल्व। और अब क्या हमें पता है यहाँ पे कि सिप क्या है, नहीं पता ना, तो ये ए बी दे दिया हमने, एक सिप जो है सी हो गई और एक सिप हो गई डी। अब लेट, हमें सबसे पहले क्या बोला है, एक लाइट हाउस है, लेट ए बी इज अ लाइट हाउस। ठीक है, ऐसे लिखना जरूरी है, जब भी लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यदि ढंग से नहीं लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, याद रखना। हमें क्या निकालना है, इफ द शिप्स आर 200 मीटर अपार्ट, मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 200 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द लाइट हाउस, हमें लाइट हाउस निकालना है कितना होगा। ओके, तो लाइट हाउस की क्या मान लेते हैं, एच मान लेते हैं। लेट ए बी इज अ लाइट हाउस इक्वल टू एच मीटर, या सब मीटर में दिया तो एच मीटर मान लो। लेट ए बी इक्वल टू एच मीटर, और ब्रैकेट में लाइट हाउस लिख सकते हो, जैसे लिखना चाहो लिख सकते हो। ठीक है, एंड गिवन सी डी और सिर्फ अपार्ट है एक दूसरे से, कितना ही है 200 मीटर, तो 200 मीटर लिख दोगे, यहाँ पे मीटर लिखना जरूरी है। ओके, अब सॉल्व करते हैं। जब भी हमें हाइट और बेस की बात हो रही है, ये बेस की बात तो हो रही है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या मान लो, एक्स मान लो। ठीक है, एक्स मान लिया तो टोटल कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 200, क्योंकि दोनों की नीड पड़ेगी हमें। अब ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल सीधे लिखेंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, कौन सा वाला ले लें, पहले ए बी सी ले लेते हैं, तो यहाँ पे टेन थीटा लगा दो, टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, ए बी अपॉन होगा बी सी। ठीक है, अब टेन थीटा, टेन 45 इक्वल टू ए बी कितना है बताओ, ए बी है एच, बी सी कितना है, बी सी है एक्स, वैल्यू निकाल लेते हैं, तो एक्स इक्वल टू एच आ गया। अब x इक्वल टू एच आ गया, हमें तो h की वैल्यू बतानी है, इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब फिर लेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल
इसमें ले लें आप ए बी डी ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी tan थीटा लगेगा क्योंकि परपेंडिकुलर बेस की बात हो रही है। यहाँ क्या होगा, ए बी अपॉन बी डी, तो tan थीटा tan 30 डिग्री इक्वल टू ए बी कितना है, ए बी तो एच ही है, अपॉन में ये कितना है x प्लस 200 है, ठीक है। अब सीधे वैल्यू रखते हैं, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। यहाँ पे √3 की वैल्यू बोला है क्या, कुछ भी नहीं बोला तो √3 अकेला रखोगे, जहां बोला है √3 इक्वल टू 1.732 लेना है तो तभी लोगे, नहीं तो नहीं लोगे बिल्कुल भी, ठीक है। यही आंसर होगा। अब ये हो गया h की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 से क्या रख सकते हैं, या एक काम करो x की वैल्यू रख दो h, ताकि h की वैल्यू ही निकालना है तो h की वैल्यू निकली, तो h प्लस 200 कहाँ से रखा हमने, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 से रखा है हमने, क्या रखा है वो भी लिख देना, x इक्वल टू एच, तो हमने h की वैल्यू x रख दी है, तो 1/√3 इक्वल टू, अब क्या कर रहे हैं हम, सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो h प्लस 200 इस तरफ आ गया और ये हो गया h√3। हमें h की वैल्यू चाहिए तो h वाले एक तरफ कर लेते हैं, तो h माइनस h√3 इक्वल टू 200, या हम बोल सकते हैं h कॉमन निकलेगा तो 1 माइनस √3 इक्वल टू 200, या फिर बोल सकते हो h इक्वल टू 200 अपॉन में 1 माइनस √3। अब जब भी √3 आ जाता है, मैंने क्या बोल रहा था, रैशनलाइज करना, तो पूरा रैशनलाइज करोगे, 1 प्लस √3 से मल्टीप्लाई अपॉन में 1 प्लस √3 से मल्टीप्लाई, ठीक है। सॉल्व कर लो तो 200 इसे ऐसे ही रखो, 1 प्लस √3 ही रखो, इसे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही रखना है। और ये a माइनस बी, ए प्लस बी आपको पता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है। तो लिख देते हैं 1 का स्क्वायर 1 और माइनस √3 का स्क्वायर 3, तो ये 200 है, और 1 प्लस √3 ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, 1 माइनस 3 मतलब 2 आ गया, ठीक है। वैल्यू कितनी निकल गई इसकी, -2 निकली। अब आपको पता है कभी भी माइनस में वैल्यू नहीं होती है हाइट, ठीक है। तो ये कितनी आ जाएगी 100 1 प्लस √3 मीटर, यही आपका राइट आंसर होगा। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं इसका, नंबर 3 4 3 प्लस √3। तो अब देखो, अब इसे हम ना 100 प्लस 1 प्लस √3 मीटर ये भी आंसर लिख सकते हो, या फिर आप इसे और आगे सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि ये 100 ही दिया है ना, तो 100 का मल्टीप्लाई भी कर सकते हो √3 में, 1.73 लोगे तो भी 100 से मल्टीप्लाई इजीली हो जाएगा, ठीक है। अब यदि इसमें कंफ्यूज हो रहे होगा ना कि -2 क्यों लिया है, तो -2 में फिर प्लस क्यों कर दिया माइनस में ही, तो आप एक काम करो, बड़े नंबर से छोटे को घटा दो, ठीक है। यहाँ यहीं पर कर लेते हैं हम, एक काम करो, h√3 हमने इस तरफ क्या लिया था, बड़े नंबर पे ये इस तरीके से होता है, 200 होता, h को इस तरफ ले आओ तो ये माइनस h हो जाएगा, तो देखो h कॉमन निकालोगे तो √3 माइनस 1 आएगा, तो 200 अपॉन में √3 माइनस 1 लिख लेना, तो अब ये पॉजिटिव हो गया और h की वैल्यू है, तो देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, लिख सकते हैं, तो ऐसे करोगे तो पॉजिटिव ही आएगी ये वैल्यू, प्लस का ही 2 आएगा, क्योंकि 3 माइनस 1 करोगे तो 2 आएगा, तो इतनी वैल्यू आ जाएगी, यही आपका राइट आंसर होगा। इसे और आगे बढ़ाना चाहते हो इजी तरीके से हो जाएगा, 100 का मल्टीप्लाई बाद में कर देना, और 100 का मल्टीप्लाई 1.73 में करोगे तो कितना आ जाएगा 173, तो ये 273 मीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। करना जरूरी नहीं है, कर देते हो अच्छी बात है, टाइम मिलता है तो कर सकते हो, नंबर इसमें भी नहीं कटेंगे इसमें भी नहीं कटेंगे, ठीक है। यदि 100 है तो कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1.73 में 100 का मल्टीप्लाई इजीली कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, नहीं हुआ है तो आप एक बार फिर से देख सकते हो। क्या लिखोगे फिर, हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज 273 मीटर, या फिर 101 प्लस √3 मीटर। अब देखो क्या दिया, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टॉवर फ्रॉम 2 पॉइंट्स at the distance 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary, find height of tower। हमें क्या बताना है, हमें बताना है द एंगल ऑफ एलिवेशन हमें ऑफ द टॉप ऑफ द टॉवर फ्रॉम 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है एट द डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर, जो कि टॉप जो टॉवर है उससे डिस्टेंस कितनी कितनी दूर पर है, 4 मीटर और 9 मीटर।
from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary. with it are complementary, जो एंगल बना रहा है वो कैसे हैं, base of the tower and in the same straight line with it are complementary. find the height of the tower, हमें टॉवर की हाइट बतानी है कितनी होगी, ठीक है। तो सिंपल है। अब हमें ऐसा बोलेगा कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टॉवर फ्रॉम 2 पॉइंट्स at the distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line, एक ही स्ट्रेट लाइन पे है, ठीक है। with it are complementary, find the height of the tower। तो कैसे बनाओगे इसको, आप इसको कई तरीके से बना सकते हो। ऐसे तो नहीं बोला सेम ही साइड में होना चाहिए, तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हो। और एंगल ऑफ एलिवेशन बोल रहा है तो, और स्ट्रेट सेम स्ट्रेट लाइन में, तो सेम स्ट्रेट लाइन तो यही रहेगी ना, यही रहेगी लाइन, ठीक है। इसको मिला देते हैं, 1 सेकेंड, ये डार्क कर दिया ताकि एक ही लाइन पे है, ये परपेंडिकुलर है, ओके। अब हमें 4 मीटर और 9 मीटर फ्रॉम बेस, बेस से 4 मीटर दूर है और 9 मीटर दूर है, ठीक है। तो हम ऐसा कर लेके चलते हैं, ये 4 मीटर हो गया, इसको थोड़ा और आगे बढ़ा लो तो ये 9 मीटर हो जाएगा, इतना कर देते हैं, ये 9 मीटर हो गया। तो हमें दोनों एंगल बनाने, दोनों एंगल कैसे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, इस पे ये एरो वाली लाइन जो है आपको ड्रॉ नहीं करनी है, और एक यहाँ से बना देते हैं, एक एंगल ये हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों एंगल हमें क्या बोल रहे हैं, द सेम स्ट्रेट लाइन विथ आर कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, फ्रॉम द बेस ऑफ द टॉवर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन इट आर कॉम्प्लीमेंट्री, ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ठीक है, एक दूसरे को जोड़ रहे हैं, इसका मतलब। तो क्या बोल सकते हो, यहाँ पे हमें फाइंड हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट बतानी है। तो देखो यदि ये 90 एंगल हो गया, 1 सेकेंड, ये 90 एंगल हो गया, अब हमें क्या बताना है, हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट बताना। हमें एक तरीका और है इस क्वेश्चन को करने का, मतलब फिगर बनाने का, ये भी सही है, और आप एक और तरीके से इसको बना सकते हो कि आप एक ही जगह में कर दो। लेकिन देखो इसमें ऐसा तो बोला नहीं है कि एक ही साइड में है, इसने सिर्फ ये बोला है हमें कि वो एक ही स्ट्रेट लाइन पे है, तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन होगी, और आप एक तरफ बना दो उनको तो भी वो भी एक स्ट्रेट लाइन पे होगी। पर हम कैसे करेंगे, जैसे हमने बनाया है ना फिगर, वैसे ही करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। ऐसे भी बना सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर हो गया और यहाँ तक 9 मीटर हो गया, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों में आपके नंबर नहीं कटेंगे। देखो अब सीधे हमें क्या बोला है, एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब यदि ये एंगल जो है थीटा होगा तो ये कितना होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यही तो होते हैं, ठीक है। तो तीनों का सम करोगे, ये तो 90 होगा, तीनों का सम करोगे तो कितना आ जाएगा, 180, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ये 90 और 90 कितना हो जाएगा, 90 प्लस 90 180 हो गया, लेकिन ये माइनस थीटा है तो यहाँ पे कुछ ऐसा होगा, थीटा ही होगा, तो थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा तो 180 आ जाएगा, मतलब ये एंगल भी कितना होने वाला है, थीटा होने वाला है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो देखते हैं आप, तो यदि ये थीटा है ना तो ये भी थीटा ही होगा। अब देखो इससे ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, सीधे हम क्या करें, इसकी हाइट कितनी है, यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर है, ये 9 मीटर, इसकी हाइट को h मान लेते हैं। हमें क्या बताना है, फाइंड हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट बतानी है। तो सबसे पहले जो अभी तक मैं बताते आ रहा हूँ वैसे ही मान लेना है, सॉल्व करना है, क्योंकि दिया कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो मानोगे इसे a, इसे b दे देना, ये c हो जाएगा और ये d हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब हम देखते हैं ट्रायंगल ए बी। अब ट्रायंगल में देखते हैं हम किसमें, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी में। देखो तो यहाँ tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा hy4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। अब hy4 है, अब एक काम करते हैं, यहाँ से तो कुछ कर नहीं सकते इसके बाद हम, क्योंकि थीटा की वैल्यू एग्जैक्ट नहीं पता हमें, तो हम इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, क्योंकि इसके आगे से सॉल्व नहीं कर सकते। अब और भी सॉल्व करना है तो tan थीटा ऐसे कर सकते हैं कि 4 tan थीटा इक्वल टू h, ये कर सकते हैं, इसके अलावा और कुछ सॉल्व नहीं किया जा सकता। अब दूसरे ट्रायंगल में देखते हैं, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी में, ठीक है, क्या होगा, tan थीटा, वही लिखना है आपको पहले, ए बी अपॉन बी डी, ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, tan 90 माइनस थीटा होगा, ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा, इतना लिखोगे, इक्वल टू कितना होता है, tan 90 माइनस थीटा, यहाँ कितना आ जाएगा, यह जाएगा hy9, ठीक है। अब देखो tan 90 माइनस थीटा कितना होता है, cot थीटा, आपको भी पता है,
कॉट थीटा भी लिख सकते हो या इतना भी लिख कर रहने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो एच की वैल्यू दोनों को कंपैरिजन कर लेते हैं हम। एच 4 tan थीटा है, ताकि tan थीटा की वैल्यू मिल जाए और हम यहाँ पे रख दें तो भी आंसर आ जाए। तो दोनों तरीके से कर सकते हो। एक काम करते हैं, हम tan थीटा एच को इक्वल कर देते हैं। एच को इक्वल कर दो या tan थीटा को इक्वल कर दो। tan को तो करना पॉसिबल नहीं क्योंकि ये 90 माइनस थीटा, ये tan थीटा है, तो हम एच को इक्वल कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, इससे एच की वैल्यू रख देते हैं। tan 90 माइनस थीटा है, ये 9 को इस तरफ ले आओ तो ये 9 यहाँ आ जाएगा। और एच की वैल्यू और क्या है, 4 tan थीटा है, तो ये 4 tan थीटा हो गई। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब यहां से आपको पता है tan 90 माइनस थीटा है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, cot थीटा लिख सकते हैं, पता होगा आपको। ठीक है, ये हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे जब पढ़ा था। और ये 4 tan थीटा है, तो cot थीटा को इस तरफ ले आओ और 9/4 को यहाँ, तो 9/4 इक्वल टू tan थीटा अपॉन cot थीटा। अब आपको एक और चीज़ पता है कि cot थीटा जो होता है, cot थीटा कितना होता है, 1/tan थीटा होता है। तो इसे 1/tan थीटा लिख देंगे, लिख दो। तो 9/4 इक्वल टू tan थीटा अपॉन में 1/tan थीटा। कुछ भी नहीं कर रहे हैं, यदि कंफ्यूज हो रहे हो तो एक बार फिर से देखना क्वेश्चन को। ठीक है, tan का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, तो देखो सीधे tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई। लेकिन हमें h निकालना है। h कैसे निकल जाएगा, tan की वैल्यू रख दी तो h निकल जाएगा। इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं ताकि हम किसी ना किसी तरीके से हमारा आंसर निकाल सकें। ठीक है, तो देखो हमें पता है कि h निकालना है, हमें हाइट निकालनी है। यदि हमें tan थीटा पता चल जाता है तो हम आंसर निकाल सकते हैं। देखो tan थीटा यहाँ से पता चल जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो। tan स्क्वायर थीटा हो गया, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 9/4, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, √9/4। और tan थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, √9 कितना हो जाएगा, 3, √4 2, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2। तो h रख दो इक्वेशन नंबर, इसे 1 दे दो, इसे नहीं देके इसे दे देना 1। तो h इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई tan की वैल्यू रख दी 3/2, और ये h की वैल्यू आ गई, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 × 2 6, मतलब 6 मीटर राइट आंसर होगा। तो हाइट लिखोगे, फाइंड द हाइट ऑफ द टॉवर, ऐसे लिखोगे 6 मीटर द हाइट ऑफ द टॉवर, या फिर ऐसे लिख सकते हो टॉवर्स हाइट इज, या हाइट ऑफ द टॉवर इज 6 मीटर। मीटर में दिया है, हाँ मीटर में दिया है, तो 6 मीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नहीं हुआ है तो एक बार फिर से देखोगे, ठीक है, सॉल्व करोगे, अपने आप समझ में आ जाएगा। अब देखो, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 280.5 meter away from a chimney. The angle of elevation of the top of the chimney from her eyes is 45. What is the height of the chimney? हमें चिमनी की हाइट बतानी है। अब देखो, एक ऑब्जर्वर है, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल है। एक ऑब्जर्वर है जो कि 1.5 मीटर टॉल है। ठीक है, तो बना देते हैं कि ये 1.5 मीटर टॉल है। अब हमें क्या बोल रहा है, इज एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। कितने अवे है, 28.5 मीटर अवे है, किससे, चिमनी से। ठीक है, तो हम बना देते हैं, ये ग्राउंड हो गया, इससे कितना अवे है वो, 28.5 मीटर अवे है, तो चिमनी यहाँ कहीं होगी। ठीक है, चिमनी बना देते हैं एक, ये चिमनी होगी। ठीक है, इसको मिला देते हैं आगे, ये यहाँ तक होगा। अब हमें क्या बोला है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आइज, तो आइज यहाँ होगी इसकी, तो आइज से एंगल ऑफ एलिवेशन ये बन रहा होगा, देखो। ठीक है, आइज से बोला है ना उसने। और हमेशा हम कैसे बनाते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो हॉरिजॉन्टल लाइन एक ड्रॉ करनी पड़ेगी हमें, तो यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे जस्ट पैरेलल। अब हमें क्या बताना है, हमें बताना है इस 45 डिग्री। ठीक है, तो ये 45 बन रहा है, 1 सेकेंड, ये कितना बन रहा है, 45, और ये कितना था, 1.5 मीटर था, तो यहाँ से यहाँ तक भी 1.5 मीटर होगा क्योंकि ये पैरेलल लाइन है। हमें क्या बताना, व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी, चिमनी की हाइट, मतलब चिमनी यहाँ से लेके टोटल यहाँ तक है, तो इस पूरे की हाइट बतानी है, इसको h मान लेंगे हम। ठीक है, इसे a भी नाम दे दो, ये CD हो जाएगा। ओके, और इसे भी नाम दे दो, कोई E दे दिया हमने। अब व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी, तो हमें A भी निकालना है, तो 1.5 तो पता है, E भी पता है, हमें E और निकाल लिया तो आंसर आ जाएगा। E कैसे निकलेगा, यहाँ से निकल जाएगा। हमें पता है कितने मीटर अबे, 280.5 मीटर अबे है ना, तो ये भी कितना होगा, CE भी कितना होगा, 280.5 ही होगा, 28.5 ही होगा ये। ठीक है, अब देखो ये पता है आपको, आपको ये पता है कितना है, H - 1.5, ये पता है,
तो आप h निकाल सकते हो आसानी से, क्योंकि आपको एंगल भी पता है। तो सीधे मैं आंसर रख रहा हूँ, आपको जमाना खुद से है, लिखना खुद से है। ट्रायंगल किस में लेंगे हम, ए ई सी में, राइट एंगल ट्रायंगल ए ई सी में क्या हो जाएगा, tan 45 इक्वल टू होगा h माइनस 1.5, टोटल एस था, h में से 1.5 माइनस कर देंगे तो ये वाला आ जाएगा, अपॉन ये बेस कितना है 28.5, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 का मल्टीप्लाई कर दो तो 280.5 आ जाएगा, और ये h माइनस 1.5 इसको उस तरफ ले जा लो तो प्लस में हो जाएगा, तो 30 आ जाएगा। ये सीधे सीधे देखो 28.5 है प्लस 1.5 प्लस का हो जाएगा, और ये h कैसे आया, 1045 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दोगे और 1 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर कितना आ जाएगा, जोड़ देते हैं 5 और 5 0, 10, 8 और 1 9 और 0 1 और 2 और 1 3, एक नंबर के पहले पॉइंट लगाना 30, तो h की वैल्यू कितनी आ गई 30 मीटर। यही आपका राइट आंसर होगा। आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं हुआ है तो एक बार खुद से करके देखो, ठीक है, खुद से करके देखना ही है तभी बनेगा। यदि आपने एक बार समझा, एक बार खुद से पॉज करके करके देखो, नहीं बनता है तो देखो, फिर खुद से करके करने की कोशिश करो, ठीक है। यदि फिर भी नहीं बनता है, एक दो बार कोशिश करो, एक दो बार वीडियो देखो, अपने आप बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार खुद से करके करने की कोशिश आपको करनी ही पड़ेगी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ अ टॉवर 30 मीटर हाई कास्ट अ शैडो 10√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, देन व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है सन के साथ आपको वो बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या बोला है, इफ अ टॉवर 30 मीटर हाई एक जो टॉवर है ना वो 30 मीटर हाई है, तो 30 मीटर हाई बना लेते हैं हम, 1 सेकेंड। एक टॉवर है जो 30 मीटर हाई है, तो 30 मीटर हाई बना लेते हैं, और कास्ट अ शैडो, एक शैडो बना रहा है, उस टॉवर की एक शैडो बन रही है जो कि 10√3 मीटर लॉन्ग है ऑन द ग्राउंड, देन व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। सन का एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है, ठीक है। तो देखो हमने क्या किया, एक टॉवर बना लिया, एक टॉवर बनाया जो कि 30 मीटर हाई था, बना लिया 30 मीटर हाई। अब हमें क्या रहा है, कास्ट अ शैडो 10√3 मीटर लॉन्ग, ये शैडो को कॉस्ट करता है, यदि यहाँ होगा तो शैडो कहाँ बन रही होगी, यदि सन यहाँ कहीं होगा शैडो यहाँ बनेगी ऐसे, ठीक है, जो कि कितनी है शैडो 10√3 है। अब हमें क्या कह रहा है, लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी है 10√3 है। अब हमें और क्या बोला है, देन व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, तो सन का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा आपको ये बताना है, ठीक है। तो देखो कैसे निकालोगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना है। एक काम करो, ये क्वेश्चन जो है आपको करके सॉल्व करके बताना है कितना होगा, ये होमवर्क है। यदि नहीं बनता तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ, ये प्रीवियस ईयर में भी आया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टॉवर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द टॉवर इज 45, फाइंड द हाइट ऑफ द टॉवर। आपको टॉवर की हाइट बतानी है, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन नहीं बनता तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है, बनेगा तो आपको खुद कॉन्फिडेंस आएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप, एक बार क्वेश्चन पढ़ना है, समझना है अच्छे से, फिर जो जो बोला है करते चलो, ठीक है। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग the angle of elevation of the top of the tower is 60 and the angle of depression of the foot of the tower is 45, find the height of the tower from the top of a 7 मीटर हाई बिल्डिंग। एक बिल्डिंग है जो कि 7 मीटर हाई है, ठीक है, एक बिल्डिंग बना लेते हैं, ये बिल्डिंग बना ली हमने जो कि 7 मीटर हाई थी, ठीक है। अब हमें क्या बोला है, ये 7 मीटर हाई, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टॉवर इज 60 डिग्री, तो एक टावर है, एक टावर ये बना दिया हमने, टॉवर हो गया। अब हमें क्या बोला है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब यहां से बना रहे हैं हम, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, और हमेशा कैसा होता है हॉरिजॉन्टल लाइन पे, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन बना दो यहां से,
ये बन गया हॉरिजॉन्टल लाइन। अब हमें क्या बोला है, टॉप से बनाना है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बना लिया। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। हमने बिल्डिंग से कहाँ का बना लिया, जो टॉवर है उसके टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन बना लिया, ठीक है। तो हमें क्या दिया, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टॉवर इज 60 डिग्री। तो इसको भी मिला देते हैं, आपको इसे प्रॉपर मिलाना है, ठीक है। मैंने ये डैश डैश वाली लाइन से मिलाया, आप पूरी प्रॉपर लाइन से मिला सकते हो इसे, इसे भी मिला सकते हो। अब देखो हमें क्या बोला है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉवर इज 60 डिग्री, मतलब ये 60 डिग्री बन रहा है। और क्या बोला है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द टॉवर इज 45, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द टॉवर इज 45, मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो ये डिप्रेशन बन रहा है, तो यहां से बना देते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब यहां से लेके ये फुट पे बन रहा है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन फुट पे बना दिया हमने। अब देखते हैं, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये एंगल होता है 45, बताया था फर्स्ट स्टार्टिंग में ही मैंने, ठीक है। तो देखो ये कितना है 45 है, तो ये भी कितना होगा 45 होगा, सिंपल सी बात है। अब फाइंड हाइट ऑफ द टॉवर, टॉवर की हाइट बतानी है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी होगी, h होगी, ठीक है। आपको प्रॉपर तरीके से बना लेना है, ये पूरी क्या है h है, ये हमने मान लिया, तो इसे a भी नाम दे दो, ये CD हो जाएगा, इसे E नाम दे देते हैं। सेम क्वेश्चन बन गया जो पहले किया था हमने, हमें क्या बताना है h, ठीक है। आई होप आपको ये भी बन जाएगा। चलो बता देते हैं इसे, फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर बिल्डिंग, 7 मीटर है, तो ये भी कितना होगा 7 मीटर होगा, ठीक है। अब हमें क्या बताना है, हमें बेस भी नहीं पता है, याद रखना हमें बेस नहीं पता, तो बेस कैसे निकालोगे, ये 45 पता है हमें, तो हम यहाँ 10 लगा देंगे। तो आपको लिखना खुद से, मैं बता दे रहा हूँ, एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल CDB में हमें क्या निकालना है, जब तक हम ये बेस नहीं निकाल सकते तब तक हम इसकी हाइट नहीं निकाल पाएंगे। तो एक काम करते हैं, बेस निकाल लेते हैं, तो ये जो बेस होगा वहीं ये वाला बेस भी होगा। तो यदि ये 45 है, तो हमें पता है tan 45 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, h7 अपॉन बेस, बेस कितना है DB है, DB हमें पता नहीं है, निकल जाएगा, तो 1/1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 7/DB। tan 45 कितना होता है 1, तो 1 के अपॉन में 1 लिख दिया, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो DB की वैल्यू कितनी आ गई 7, तो ये भी 7 निकल गया, ठीक है। ये भी 7 है, ये भी 7 है। अब और 45 में सीधी सी बात है, ये 45 होता है तो ये भी 45 ही होता है, यदि ये 7 होगा तो ये भी 7 ही होगा, ठीक है। डेफिनेटली 7 होगा ही, क्योंकि ये दोनों एंगल सेम हो जाएंगे, क्योंकि ये 90 है, 90 + 45 + 45, ठीक है। तो ऐसा लॉजिक भी लगाना है आपको, ये जरूरी नहीं है, आप डायरेक्ट भी बता सकते थे, लेकिन ऐसे निकालना जरूरी है, तभी नंबर पूरे मिलेंगे। तो DB की वैल्यू आ गई। अब ये 7 मीटर हो गया C, तो अब लगा देते हैं, तो हमें 7 मीटर यहाँ से यहाँ तक पता है, ये भी पता चल रहा है, x पता चल रहा है, तो x + 7 टोटल h निकल जाएगा। अब लगा देते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल AEC पे लगा दो, tan 60 कितना हो जाएगा, tan 60 AE अपॉन x अपॉन 7, पूरा लिखना है आपको, लेकिन tan 60 कितना होता है, √3 होता है, तो ये x अपॉन 7 आ जाएगा, 7 का मल्टीप्लाई कर देते तो 7 √3, x की वैल्यू आ गई। और हमें हाइट बतानी है, हाइट कितनी होती है, हाइट कितनी है AE + EB, तो AE कितना है, कितना निकला, x कितना निकला 7 √3, प्लस EB कितना निकला 7 निकला है, तो 7 कॉमन निकाल लो, √3 + 1, ये आंसर होगा मीटर में। तो आपको आगे फर्दर बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करना, यही आंसर होगा आपका, ओके। क्योंकि यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा है कि √3 की वैल्यू हमें 1.732 लेनी है, जब तक ना लिखा रहे तब तक आंसर यही होगा, लिखा है तो सॉल्व करके लिखोगे, ओके। आई होप आपको यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। यदि समझ में नहीं आया, एक बार और देखना है, फिर भी नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, ओके। थैंक यू। इसके बाद पार्ट 2 भी आएगा, तो पार्ट 2 में भी जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं सारे हम कर लेंगे। थैंक यू।